गुड मॉर्निंग। फिर इस ग्रैंड ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का वेलकम है। और जो बच्चे अभी 10th का एग्ज़ाम दिए या 10th पास करके आ चुके हैं, जो 11th स्टैंडर्ड में है, उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि बिना टाइम गवाए पे बैठ करके नियमित पढ़ाई करते रहिए, जिससे आपने जो अपना लक्ष्य बनाया है, एम, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, आईआईटीज का हो, जो भी एम आप लोगों ने बनाया है उसको सफलतापूर्वक हम लोग पा सकें। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, और साथ में पढ़ा था केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, जिसमें मैटर्स के बारे में पढ़ा था। तो कि मैटर क्या था? तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइड स्पेस एंड पोजेस मास एंड दे आर मेड अप ऑफ टाइनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। मतलब दुनिया में जो भी चीज छोटे छोटे कण से मिलके बना और जो जगह चेकता हो और जिसमें भार है, वो सब पदार्थ कहलाता है। हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशंस पढ़ा, ठीक, और हम लोग को आज उसके आगे पढ़ना है। क्लासिफिकेशन में जितना भी पार्ट है उसका डेफिनेशन, क्योंकि उससे ना एग्जाम में आता है सेपरेट करना कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर एलिमेंट, विच ऑफ देम आर कंपाउंड, विच ऑफ देम आर मिक्सचर, ऐसे करके जो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस दिए क्लासिफिकेशन कि मैटर को हम लोग दो वे से डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में देयर इज ए थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट्स, साइंटिफिकली तीन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाकी दो उसको ऐसे ही रखा गया, एक सेमी सॉलिड और एक प्लाज्मा। या प्लाज्मा को कोलाइडल सॉल्यूशन भी करते हैं। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन था वो केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि जिसमें कंपोजिशन के आधार पे हम लोग बांटते हैं, और कंपोजिशन के आधार पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या होता है? मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस हम बता दें कि दो पार्ट, एलिमेंट और कंपाउंड, और एलिमेंट का थ्री टाइप है, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। वैसे कंपाउंड्स के दो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और ये सब हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि मिक्सचर का दो है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। और इस लेक्चर में ना इसका डेफिनेशंस पढ़ना है। अब देखिए, कुछ आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा। कुछ ऐसा डेफिनेशंस होता है जिसका हम लोग को सिर्फ जानना है, जो एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट वी हैव टू नो अबाउट दैट टर्म बिकॉज इट इज द बेसिक टर्म्स। तो अगर हम बेसिक टर्म्स का बात करें तो वैसे तो हम आज डेफिनेशन से हम लिख देंगे, लेकिन आप लोग याद रखिए कि डेफिनेशन सब जो टर्म्स है वो मेरे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, चाहे वो प्ले स्टोर से आप ग्रैंड ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें भी स्टडी मटेरियल के सेक्शन में पीडीएफ फॉर्म हम लोग दे चुके हैं, या डायरेक्ट अगर हम लोग को व्हाट्सएप पे भी हम लोग सेंड कर देते हैं। तो इसलिए आज तो मैं डेफिनेशन सबका लिखूंगा, लेकिन याद रखना है कि आप लोग पीडीएफ फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन का पहला टर्म्स था क्या? सॉलिड। व्हाट इज सॉलिड? अब ऐसा नहीं कि 11th में पूछेगा व्हाट इज सॉलिड, और जूनियर सेक्शन में तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसका डेफिनेशंस जान लेना। और बच्चा के जैसा डेफिनेशन नहीं लिखना है कि बुद्धू ऐसा लिख दिए फुसला करके, नहीं, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखना है। जैसे व्हाट इज सॉलिड, तो दोज स्टेट ऑफ मैटर दैट हैव डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। मतलब जैसे ये पेन एक सॉलिड है, इसको हम जहां भी रख देंगे, जैसे भी रख देंगे, वैसे का वैसे रहेगा, इट कैन नॉट बी चेंज देयर शेप। चाहे हम जमीन पे रख दें, बेंच पे रख दें, छत पे ले जाके रख देंगे, बट ये अपना कभी शेप नहीं बदलेगा। ना शेप बदलेगा, ना साइज बदलेगा, ना जगह चेकने का कैपेसिटी, उसी को वॉल्यूम बोलते हैं, कभी चेंज नहीं। एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। मतलब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एकदम क्लोजली पैक्ड है, और अगर ये क्लोजली पैक्ड है इसलिए इसका डेफिनिट होता है सब चीज, शेप भी, साइज भी, वॉल्यूम। तो उसी को लैंग्वेज में लिखते हैं कैसे कि व्हाट इज सॉलिड, तो दोज स्टेट ऑफ मैटर दैट हैव डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। मतलब सब एकदम एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, और इतना क्लोजली पैक्ड है कि वो ना अपना शेप बदल सकता है खुद से, ना साइज बदल सकता, ना वॉल्यूम। तब इसी का सेकेंड हम लोग क्या पढ़ते हैं? लिक्विड। जो सबको पता है कि लिक्विड हम लोग किसको बोलते हैं, तो यही स्टार्ट करना है कि दोज स्टेट ऑफ मैटर दैट हैव, यहां तक एकदम सेम। अब ये चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा? यहां पे इनडेफिनिट,
शेप भी और साइज भी, बट डेफिनेट वॉल्यूम, and their particles are present some far away from each other. थोड़ा थोड़ा दूर होता है एक दूसरे से, some far away from each other. अब जैसे लिक्विड हम लोग किसको बोलेंगे? जैसे हम लोग जानते हैं पानी है, मिल्क है, अल्कोहल है, सबको। लेकिन व्हाट इज लिक्विड? है क्या ये लिक्विड? बोला दो स्टेट्स ऑफ मैटर दैट हैव इनडेफिनिट शेप एंड साइज, मतलब उसका ना कोई अपना शेप होता है ना वो साइज। उसको हम जिस कंटेनर में रखते हैं वो उसके शेप का जैसा बन जाता है। जैसे अगर हम बॉटल के पानी को ग्लास में रख देते हैं तो ग्लास का शेप में फॉर्म होता है। अगर वही ग्लास का पानी को बाल्टी में डाल देते हैं तो ऐसा नहीं कि ग्लास खड़ा हो जाता है, बाल्टी के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ना इसका कोई अपना शेप होगा ना साइज होगा, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट है। वॉल्यूम का मतलब है अगर हम बाल्टी में 1 लीटर पानी रखते हैं, अगर उसको किसी हम लोग कंटेनर दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो 1 ही लीटर का वो जगह चाहिए। कारण क्या है कि व्हाट इज द मेन रीजन दैट हैव इनडेफिनिट वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप एंड साइज? तब मैं यह एक्सप्लेन किया साइंटिस्ट, इसका जो पार्टिकल्स होता है वो थोड़ा थोड़ा दूर होता है। मतलब सॉलिड में तो क्लोजली पैक था, लिक्विड में जो पार्टिकल है वो थोड़ा थोड़ा क्या दूर। अब थोड़ा दूर है मतलब इट हैव द डेफिनिट पोजीशन टू मूव, ये यहां से यहां तक मूव कर सकता है लेकिन कहीं जा नहीं सकता, इसलिए इसका क्या होता है डेफिनिट वॉल्यूम। लेकिन यही चीज ना गैस में नहीं है ऐसा, कि गैस में क्या होता है सब चीज इनडेफिनिट, मतलब those state of matter that have indefinite shape, size and volume। मतलब शेप भी इंडेफिनिट, साइज भी इंडेफिनिट और वॉल्यूम भी इंडेफिनिट। कारण क्या है? तो एंड देयर पार्टिकल्स प्रेजेंट मच फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर होता है, इतना दूर है कि आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। दे आर द मच फार अवे फ्रॉम ईच अदर, और इतना दूर होता है कि कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इसके बीच होता ही नहीं। इसलिए क्या होता है जितना दूर एक्सपेंड करते जाते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर गैस सिलेंडर लीक करके पूरे रूम में स्मेल आने लगे, क्योंकि उसको जितना जगह मिलता है पूरा का पूरा जगह छीनना चाहता है। जैसे हम लोग डीओ को देखते हैं या परफ्यूम को, एक बूंद जैसे बाहर निकलता है पूरा का पूरा रूम में स्मेल आने लगता है। तो रीजन क्या होता है? रीजन है दे आर द गैसेस पार्टिकल, क्योंकि गैस का ना कोई डेफिनेट साइज है ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम, इनडेफिनेट शेप भी, साइज भी और वॉल्यूम भी। कारण तो देयर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट मच फार अवे फ्रॉम द ईच अदर। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? CO2, एग्जांपल क्या है? O2, एग्जांपल क्या है? N2, मीथेन, ईथेन। तो देयर आर द नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल प्रेजेंट। तो ये है फर्स्ट ऐसी डेफिनेशन समझो कि फर्स्ट क्या है? तो सॉलिड, सेकंड में लिक्विड, थर्ड में गैस। आप लोग जो नोट्स कॉपी में एकदम अच्छे से इसको बनाना है ताकि ये हमेशा काम में आएगा, क्योंकि दीज आर द बेसिक कांसेप्ट। कि सॉलिड का पार्टिकल्स क्या है? तो क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड का पार्टिकल क्या होता है? थोड़ा थोड़ा दूर। और गैस का पार्टिकल्स क्या है? अब आगे फिर हम लोग ये फिजिकल क्लासिफिकेशन था, केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। तब देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन का पहला क्या था? प्योर सब्सटेंस। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है ये वर्ड ही बता रहा है डेफिनेशंस, थोड़ा सा कोशिश करना होगा वर्ड्स को समझने में, तब क्या हम लोग को रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर रटते रटते दिमाग हैंग कर जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, ये वर्ड ही बता रहा है तो हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं। प्योर किसको बोलते हैं? कब? जब उसमें कोई भी मिलावट नहीं, चाहे वो मिल्क हो, चाहे एयर हो, चाहे कुछ भी। प्योर कब कहलाता है? व्हेन दे डू नॉट कंटेन the any kind of the impurities। वैसे प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन दिया गया कि those matter that contain only one kind of constituent particles। मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के constituent particles होना चाहिए। जैसे ये अगर आयरन रॉड ली, ये प्योर कब होगा? जब यहां से लेके यहां तक सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स होंगे।
ये नहीं कि आयरन के साथ कार्बन भी आ गया, सिलिकॉन भी आ गया, तब दे आर नॉट इन द प्योर फॉर्म। प्योर कब होगा? when they contain only one kind of the constituent particles। यानी प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या होगा? तो those matter that contain only one kind या one type of constituent particle, such matters are called the pure substance। अब इसी को हम लोग फर्स्ट टाइम क्या पढ़ते हैं? तो एलिमेंट। तो व्हाट इज एलिमेंट? देखिए इसका सेकेंड क्या होता है? एलिमेंट। तो एलिमेंट का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? तो पहले इसका डेफिनेशन दिया गया था कि दोज प्योर सब्सटेंस दैट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एंड इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। लेकिन अब इसका डेफिनेशन उससे भी सिंपल हम लिख सकते हैं। क्या? तो एलिमेंट क्या है? बोला दोज मैटर दैट आर मेड ऑफ only constituent particle of atom। मतलब इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। और इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट। मतलब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है। जैसे हम लोग आयरन जानते हैं कि Fe होता है, ये अपने सिंगल फॉर्म में मिलकर अकेले है। जैसे सोडियम ये अकेले, जैसे मैग्नीशियम ये अकेले। लेकिन क्या ऑक्सीजन का कभी अकेले सुने? जब हम लोग ऑक्सीजन का फार्मूला पढ़े तो O2 को पढ़े, ये कंबाइंड फॉर्म हो गया जिसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में हो भी सकता है और फ्री स्टेट में नहीं भी हो सकता, जैसे नाइट्रोजन, जैसे हाइड्रोजन। तब देखिए एलिमेंट का हम लोग 3 टाइप पढ़े थे। पहला क्या होता है? मैटर, जो सबको पता है कि दोज एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट द मेटालिक प्रॉपर्टी। जो एलिमेंट ना मेटालिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। अब सवाल है कि व्हाट इज मेटालिक प्रॉपर्टी? तो हम लोग बोलते हैं हार्ड है, टफ है, मेलिएबल। अगर हार्ड का बात करें तो सोडियम तो सॉफ्ट है। अगर हम लोग टफ का बात करें या मेलिएबल का बात करें, सबको पता है कैल्शियम भी सॉफ्ट है, जो हम लोग एस ब्लॉक में पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल। तो वैसे बोला मेटल हम लोग किसको बोल सकते हैं? तो डेफिनेशन में सब है, लेकिन सबका कुछ एक्सेप्शनल है। अगर हम लोग से पूछे कि वन सेंटेंस में मेटल को डिफाइन करो, तो हाउ कैन यू डिफाइन द मेटल? बोला कि मेटल्स आर दोज व्हिच रिप्रेजेंट मेटालिक प्रॉपर्टी। तो कह रही, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछे एग्जैक्ट तो कैसे लिख सकते हैं? तब उसका डेफिनेशन एकदम सिंपल है। मेटल कौन है? किंग, राजा। राजा किसको बोलते हैं? इन्हीं जिस तुम्हारे स्कूल में किसी का फ्रेंड का नाम राजा है तो वो राजा नहीं। राजा का मतलब है जो हमेशा दान करना सीखा है। क्या? दान करना सीखा है। वैसे ये मेटल किसको बोल सकते हैं? दोज एलिमेंट दैट हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है जनरल फॉर्म में भी एनर्जी देने से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल। एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब जैसे सोडियम तुरंत एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ये क्या फॉर्म कर जाता है? Na+। जैसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्या फॉर्म कर जाता है? Mg2+। तो मेटल किसको बोलते हैं? दोज एलिमेंट दैट हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाँ, और अगर मेटालिक प्रॉपर्टी अगर पूछता है तो क्या लिख सकते हैं? हार्ड है, टफ, malleable, ductile, sonorous, number of metallic properties होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? तो they have tendency to lose electron and represent the electropositive nature। तो डेफिनेशन तो दे गई हम लोग पीडीएफ फॉर्म में। वैसे नॉन मेटल किसको बोलेंगे? व्हाट इज नॉन मेटल? तो अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो दोज सब्सटेंस या दोज एलिमेंट दैट शो नॉन मेटालिक। अब ये नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होगा? तो सर मेटल का जस्ट उल्टा। अब मेटल का उल्टा भी नहीं कि हार्ड है, टफ है, मेलिएबल। इसमें क्या लिख सकते हैं? सॉफ्ट होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब जब उसको हैमरिंग करेंगे तो दे कैन कन्वर्टेड इनटू
द पाउडर फॉर्म, वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मेटल आयरन रोड को अगर हैमरिंग करेंगे तो सीट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो नॉन मेटल होगा वो कभी भी सीट में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे कोयला को अगर हथौड़ी से मारे तो चूर चूर वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसी को बोलते हैं ब्रेटल। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है हमेशा। मतलब लॉस करने के बाद इस पे पॉजिटिव साइन, और ये हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब लॉस करने गेन करने के बाद हमेशा इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और हम लोग सब जानते हैं मेटल क्या है, तो गुड कंडक्टर होगा, हीट का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी। नॉन मेटल क्या है, तो बैड कंडक्टर। ये सब तो कॉमन है जो सबको। तो वैसे याद रखने की जनरल आप पूछे ऐसे एग्जांपल्स क्या है, तो आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब नॉन मेटल का एग्जांपल क्या है, जो कुछ नहीं है तो नोबल गैस लेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नोबल गैस 6 ही होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडियम। और उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में रखता है, जैसे क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो सब आता है किसमें, तो पढ़ेंगे आगे, और भी पढ़ना है तो स्टार्टिंग। और क्या था, मेटेलॉइड, जिसको हम लोग उपधातु बोलते हैं। व्हाट इज उपधातु या मेटेलॉइड है। अब सिंपल है कि एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल, तो कोई बीच वाला भी होना चाहिए। हर चीज में डिवाइड किया जाता है, एक मेटल, नॉन मेटल, तो एक बीच वाला। वैसे यहां भी एक बीच वाला। अब ये बीच वाले का मतलब क्या हो गया कि जिसमें ना कुछ प्रॉपर्टी मेटल का भी शो करता है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का भी शो। यानी दोज एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन। आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब ना उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कंपाउंड, जो हम लोग पढ़े क्या, तो केमिकल कंपोजिशन का 2 पार्ट था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस का 2 पार्ट, एलिमेंट और कंपाउंड। अब ये वर्ड है कंपाउंड, तो व्हाट इज कंपाउंड, किसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड, जिसका मतलब ये होता है यौगिक। तो ये सब हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं जूनियर सेक्शन में 9, 10, 8 में कि व्हाट इज कंपाउंड। तो when 2 or more elements are combined together in a definite proportion of their mass by suitable chemical method, such process is called, yes, such is called compound। कि ये प्योर सब्सटेंस ही है, लेकिन ये बनता कैसे है, तो when 2 or more elements are combined together in a definite ratio of mass, it is formed compound। मतलब when 2 or more elements combine together in definite ratio of their mass is called compound। मतलब हम कंपाउंड का डेफिनेशन यही देते हैं कि when the 2 or more elements are combined together in definite ratio of mass। अगर ये definite नहीं होता तो मिक्सचर कहलाता, लेकिन अगर हम definite देंगे तो then it is called the compound। या अगर वो भी नहीं आता तो इसका एक सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं कि कंपाउंड क्या है, its smallest particle या tiny smallest particles are molecule। मतलब जिसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल, हम लोग उसको भी बोल सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है H2O, और H2O कैसे फॉर्म करता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो ऑफ 2:16 और 1:8 बाय मास। मतलब जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:16 या 1:8 रेशियो मास के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, H2O। और उससे भी इंपॉर्टेंट एक बात इसमें जो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, कि ये जो कंपाउंड प्रिपेयर हुआ या फॉर्म हुआ ना, उसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो अपने कंपोजिशन एलिमेंट से एकदम डिफरेंट होगा। मतलब वो जिससे बन करके तैयार होता है उससे इसका प्रॉपर्टी कभी मैच नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन का क्या प्रॉपर्टीज होता है,
इट इज ए कंबस्टेबल गैस, मतलब वो जलता है। जैसे ऑक्सीजन का क्या प्रॉपर्टी होता है, इट इज हेल्प फॉर कंबस्टन, ये जलने में मदद करता है, इट इज द हेल्प फॉर कंबस्टन। लेकिन इसी का जस्ट दोनों का उल्टा हो जाता है H2O, ना ये खुद जलता है ना दूसरे को जलने देता है। क्या ये बुझाने के काम में आता है, बोलता है जलना नहीं। तो वैसे जो भी हम लोग कंपाउंड देखते हैं उसका जो प्रॉपर्टीज है वो हमेशा अपने कंपोनेंट एलिमेंट या जिससे वो बना है, कंपोजिशन एलिमेंट, उससे वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर प्रॉपर्टी सेम हो गया तो वो कंपाउंड, वो मिक्सचर में आता है, इसमें मिक्सचर। और इफ इट इज कंपाउंड देन इट ऑलवेज हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर कंपोनेंट और कंपोजिशन एलिमेंट्स। चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, जैसे CO2 सबको पता है कार्बन ऑक्सीजन से, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, यानी 12:32 का रेशियो होना चाहिए मास, या उसको बोलते हैं 3:8। क्या 3:8 बाय मास। तो ये ब्रेन में रहता है कि इसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो अपने कंबाइनिंग एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। क्या कंपाउंड्स। अब इसी कंपाउंड का हम लोग दो टाइप पढ़े। एक हम क्या बताया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वर्ड पहले भी हम लोग पढ़ चुके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था कि व्हाट इनऑर्गेनिक क्या बताता है। तो दोस कंपाउंड दैट्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, मतलब ऐसा कंपाउंड जो बनता है, कैसे बनता है, तो कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं बस एक्सेप्ट कार्बन, और वो भी सिर्फ कार्बन का वही एलिमेंट नहीं ले सकते जो कोवेलेंट कैरेक्टर में शो करता है। जैसे हम CO2 इसीलिए ले सकते हैं बिकॉज कार्बन का वो पोलर कंपाउंड। जैसे हम Cl ले सकते हैं जिसको साइनाइड बोलते हैं, H2CO3, लेकिन मीथेन, ईथेन, प्रोपेन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इससे हाइड्रोजन, जो हाइड्रोकार्बन। तो वैसे याद रखने की व्हाट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दोस कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। जैसे H2O ले लेते हैं, जैसे CO2 ले सकते हैं, जैसे NaCl ले सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मेटल नॉन मेटल भी NaCl इज्जत से लिख देते हैं, या दोनों नॉन मेटल भी हो सकता है। इट इज नॉट मैटर, मैटर है कि बस कॉम्बिनेशन होना चाहिए टू और मोर एलिमेंट्स, जैसे H2SO4। दीस आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसी का नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम लोग बताया था कि बहुत सिंपल अगर डेफिनेशन लिखना है तो दोस कंपाउंड दैट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर प्लांट और एनिमल किंगडम। लेकिन ये बहुत पुराना डेफिनेशन, कब, जब नोकिया 1100 चलता था तब। दैट इज द पार्ट की व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो दोस कंपाउंड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, को या तो कोई प्लांट के सोर्स से या तो कोई एनिमल के सोर्स से, जैसे मिल्क, जैसे हनी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं वो सब ऑर्गेनिक। लेकिन मॉडर्न में इसका डेफिनेशन फिर चेंज हो गया कि दोस कंपाउंड क्या है, या दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, तो दोस कंपाउंड दैट पेरेंट एलिमेंट इज कार्बन, मतलब इसका पेरेंट एलिमेंट माता पिता भाई बंधु सब कौन है, तो कार्बन। And it is always formed by the covalent bond with other element. Other element में हम कोई भी ले सकते हैं, बस वो covalent bond होना चाहिए जिसमें easily charge create नहीं हो सकता। जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, वो सब किसमें आता है, ऑर्गेनिक। And its parent element is carbon and covalent bond form करना चाहिए, covalent bond with any other element, any other element, mostly हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोकार्बन में रखा है। तो ये ऑर्गेनिक, जैसे इसका एग्जांपल्स हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एसिटिक एसिड। तो फर्स्ट ये कंपाउंड का दो टाइप, कौन कौन,
इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। हम लोग पढ़े दो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जैसे ऑर्गेनिक का सोर्स क्या है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सोर्स से ऑब्टेन होता है, प्लांट और एनिमल। वैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या होता है, तो मिनरल्स, रॉक्स, जो हम लोग सब पढ़ते हैं। मिनरल्स क्या है, ओर क्या है, जो जमीन से खोद करके निकाला जाता है, पढ़े हुए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ऐसे। अब इसके बाद ना नेक्स्ट जो हम लोग को क्लासिफिकेशन का टाइप है वो है मिक्सचर। अब मिक्सचर किसको बोलते हैं, बोला व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर। इसमें भी दो या दो से अधिक एलिमेंट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट ये डेफिनेट रेशियो में नहीं होना चाहिए। बस दे आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो, नॉट डेफिनेट रेशियो। यानी व्हेन टू और मोर एलिमेंट और सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं, कंबाइन टुगेदर इन एनी रेशियो ऑफ मास, उसको बोलते हैं मिक्सचर। मतलब जब किसी भी रेशियो में हम लोग मिला देंगे किसी भी चीज को, दैट इज कॉल्ड द मिक्सचर। की व्हाट इज मिक्सचर, तो व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स या मैटर are combined together या mixed together in any ratio, it is called the mixture। जैसे सिंपल वर्ड में हम लोग शुगर इन वाटर मिलाते हैं, तो अगर हम एक ग्लास पानी लेते हैं तो इसमें कितना चीनी मिलाते हो, फिक्स थोड़ी ना है कि हाँ एक ग्लास है उसमें एक ही चम्मच चीनी मिलाते हैं। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं तो कितना चीनी हम लोग मिक्स करते हैं, वो डिपेंड करता है कि गेस्ट कौन सा है। अगर हम लोग का फेवरेबल गेस्ट है कोई, तो अच्छा से हम लोग शरबत बनाते हैं, एक ग्लास में 2 चम्मच चीनी मिलाते हैं, ग्लूकोज मिलाते हैं, नींबू मिलाते हैं उसको अच्छा। लेकिन अगर कोई अनफेवरेबल गेस्ट आ गया जिसको हम लोग पसंद ही नहीं करते, तब भाई क्या जबरदस्ती शरबत बनाते हैं, 1 ग्लास पानी लिए 1 चम्मच चीनी लीजिए शरबत। वैसे ये फिक्स नहीं कब 1 ग्राम मिलाएंगे, 2 ग्राम मिलाएंगे, 10 ग्राम मिलाएंगे, 50 ग्राम मिलाएंगे, इट इज नॉट फिक्स। इसलिए एनी रेशियो में जब हम मिक्स करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द, जैसे हियर इज अ मिक्सचर। अब वो किसी भी रेशियो में हो सकता है, कहीं ऑक्सीजन का परसेंटेज, नाइट्रोजन का परसेंटेज, CO2 का परसेंटेज, तो दैट्स आर ऑल द, जैसे आयरन और सल्फर को मिलाते हैं, इट इज कॉल्ड मिक्सचर। तो मिक्सचर का मतलब होता है कि व्हेन टू और मोर कंपाउंड, या कुछ भी ले सकते हैं एलिमेंट, कंपाउंड या सब्सटेंस, मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो ऑफ मास। जब हम किसी भी रेशियो में मिक्स कराएंगे तो दैट इज कॉल्ड द मिक्सचर। जैसे मिक्सचर हम लोग खाते हैं, वो भी देखिए, वो जरूरी नहीं कि बादाम किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है, फिक्स नहीं है कि अगर हम 100 ग्राम मिक्सचर लेंगे तो हमको 50 ग्राम बादाम ही देगा, ऐसा कहीं कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, बस मिक्सचर होना चाहिए। वैसे ही मिक्सचर, और इसी मिक्सचर का हम लोग ना 2 फॉर्मेट देखते हैं। एक का नाम है होमोजीनियस। देखिए वर्ड समझना पड़ेगा, होमो का मतलब होता है सेम, अभी नहीं कि जीनियस का मतलब तो सर आप जानते हैं, ऐसा नहीं। होमो का मतलब है सेम फेज में होना चाहिए, जीनियस का मतलब या फेज, फेज मतलब होता है फिजिकल स्टेट। जैसे जब हम शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो ये जो शुगर था ये सॉलिड फॉर्म में था और ये जो वाटर था ये लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन मिलने के बाद क्या पता चलता है कहाँ चीनी है कहाँ पानी, सब हमको एक जैसा दिखता है, इसी को बोलते हैं। जैसे एयर में क्या पता चलता है कि नाइट्रोजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, सब हमको एक जैसा दिखता है, उसको बोलते हैं क्या। अगर पता चलता है एयर में कि यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ नाइट्रोजन, तो डेली मार होता। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेकर के जमा करते रहते हैं, जब सांस का जरूरत पड़ेगा, लेकिन पता चला पड़ोसी का ऑक्सीजन है, पड़ोसी खोज रहा है हम लोगों को। तो वैसे यहाँ पे होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि those mixture in which components are uniformly distributed and it is present in the single phase। मतलब जिसमें जितना भी कंपोनेंट हम मिला ले, 2, 3, 4 जितना मिलाना है मिला सकते हैं, पर वो यूनिफॉर्मली होना चाहिए, एक जैसा हम लोग को दिखना चाहिए, एंड प्रेजेंट इन सेम फेज या फिजिकल स्टेट। अगर सब जितना कंपोनेंट हम मिक्स कर रहे हैं और सेम फिजिकल स्टेट में, हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि दोनों कहां। जैसे मिल्क और वाटर मिलाते हैं, क्या पता चलता है कि हाँ मिल्क है वाटर है।
अगर पता चलता तो बेचारा गवाला डेली मारता है। वैसे ये होमोजीनियस एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है सेम। होमो का मतलब है सेम, एक जैसा एकदम दिखना चाहिए। जैसे हम लोग स्टील यूज करते हैं, दीज आर द होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें आयरन भी है, कार्बन भी है, एल्युमिनियम भी। क्या स्टील में कहीं पता चलता है कहां आयरन है, कहां कार्बन है, कहां एल्युमिनियम? तो वैसे व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? तो दोज मिक्सचर इन व्हिच कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड and present in a same phase या single physical state। मतलब हम जो भी कंपोनेंट को मिलाएंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और सब एक फिजिकल स्टेट पे होना चाहिए, तब हम उसको बोल सकते हैं क्या? होमोजेनियस। और इसी का दूसरा टाइप है फिर हेटेरोजेनियस। व्हाट इज हेटेरोजेनियस? अब देखिए बॉडी बता रहा है, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट। जैसे इसी पानी में अगर हम लोग क्या करते हैं, चीनी हटा देते हैं, बालू मिला देते हैं, क्या ये मिल जाएगा? क्या देखते हैं हम लोग कि बालू जो है वो नीचे जाकर के कंटेनर या पॉट में ग्लास के नीचे बैठ गया, इसका मतलब बालू अलग है, पानी। जैसे इसमें हम तेल मिक्स कर देते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि तेल अलग हो गया, पानी अलग, दोनों अलग अलग लेयर फॉर्म कर जाता है। मतलब दोज मिक्सचर इन विच कंपोनेंट do not present in uniformly distribution, जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, कहीं हमको सॉलिड दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? एंड कंपोनेंट प्रेजेंट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। और अगर यूनिफॉर्मली नहीं है तो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में हम लोग को दिखे, या हो सकता है कि सेम फिजिकल स्टेट के ऊपर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं, जैसे ऑयल और वाटर। जैसे अगर कोई दूध बेच रहा है, अब मान लीजिए सपोज करिए कि भैंस 5 किलो दूध दे रहा है या 5 लीटर दूध रहा है, उसके पास 6 लीटर का कस्टमर आ रहा है, क्या करता है? अब इसमें दूध तो भैंस तो ज्यादा दूध नहीं दे सकता है, वो क्या करता है 1 लीटर पानी मिक्स करता है, मस्त बेच दिया, कस्टमर भी खुश, जो बेच रहा है। लेकिन अगर कोई पेट्रोल बेच रहा है, उसके पास 5 लीटर पेट्रोल और कस्टमर अगर 6 लीटर पेट्रोल, अब ये देख रहा है कि सर ये 1 लीटर पानी मिला रहे सर, बेच दे रहे हैं, हम भी मिला देते हैं। जैसे ही 1 लीटर पानी मिला है, कस्टमर ले आके इसको दम तक मार। क्यों? क्योंकि पेट्रोल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, पर दे आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फिजिकल स्टेट, पर वो अलग अलग, कभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। पेट्रोल अलग लेयर बना देगा, वाटर जो है वो अलग लेयर फॉर्म करता है, इसी को बोलते हैं हेटेरोजेनियस। कि अगर दोनों डिफरेंट लेयर्स में आ जाए या दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट, कोई सॉलिड में रह गया, कोई लिक्विड में, जैसे सैंड और वाटर, तो ऐसे याद रखना है कि होमोजेनियस का मतलब जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि कौन कहां है, कैसे है, सब एक जैसा है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली। लेकिन हेटेरोजेनियस का मतलब दे आर नॉट प्रेजेंट इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, वो कभी भी एक जैसा नहीं दिखेगा। और जब एक जैसा नहीं दिखेगा, हो सकता है वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में हो, जैसे सैंड एंड वाटर, दे आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनियस। और ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? तो यही था पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ। ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर तो पढ़ लिया। अब बच्चों आप लोगों को भी एक वर्क करना है, जितना भी एलिमेंट्स है 1 से लेकर के 30 तक, एटॉमिक नंबर और मास नंबर सबको लिखना भी है और सबको याद भी करना है, क्योंकि वो बेसिक चीज है जिसका हम लोग को जरूरत पड़े। अब सवाल है कि हम लोग जब मैटर के बारे में केमिस्ट्री पढ़े तो पढ़ना क्या है आगे। जैसे सपोज करिए हम लोग किसी को आलू दे दिए, बोले खाना बनाने के लिए, तो क्या बनाना है? सवाल तो वही पूछेगा। वैसे हम लोग को केमिस्ट्री में मैटर पढ़े तो मैटर में क्या पढ़ना है? वैसे ही जैसे कि आलू से खाना बनाने के लिए हम उसको दे दिए, लेकिन वो खाना बनाएगा क्या? हमसे सवाल पूछेगा क्या बनाना है। अब आलू का तो भुंजिया भी बना सकता है, आलू दम भी बना सकता है, चोखा भी बना सकता है, बहुत सारे टर्म्स। तो वैसे इट इज आस्किंग द क्वेश्चन कि व्हाट यू हैव टू रीड अबाउट द मैटर। हम लोग को आखिर इस पदार्थ के बारे में पढ़ना क्या है, तब ये समझना है कि हम लोग को पढ़ना क्या है।
जैसे हम लोग को किसी भी चीज में ना, किसी भी सेक्टर में पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बोला ये जो प्रॉपर्टीज होता है ये क्या होता है, तो मैटर का हमेशा दो प्रॉपर्टीज होता है, एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी सेक्टर में किसी भी चीज का दो प्रॉपर्टी, जैसे मेरे लिए भी दो प्रॉपर्टीज है, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल क्या है, जिसको हम सेंस ऑर्गन से या विदाउट एनी चेंज ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जैसे आप मेरे बारे में क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, तो मेरा हाइट क्या है, सर कैसे दिखते हैं, ये है वो है, ऐसे वैसे, मोटा कितने, पतला कितने, नाटा कितने, गोरा कितने, काला, तो दैट इज ऑब्जर्व विदाउट एनी चेंज। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। लेकिन वही दूसरा तरफ होता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है विद सम केमिकल चेंज दैट ऑब्जर्व। ये साइंटिफिक स्टडी करते हैं कब, जब कुछ केमिकल चेंज करा के पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे सब 10th में पढ़े हुए रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, एक नया चीज बन के तैयार होता है क्या, CO2। तो इट इज द केमिकल चेंज, उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब जैसे मेरे बारे में क्या, बहुत कोई ये नहीं जानता है कि हम 11-12 पढ़ाते हैं। अब हाइट मान लीजिए दिखने में छोटा लगता है, सबको लगता है कि हम भी 11-12 के स्टूडेंट, लेकिन जो पढ़ता है उसको पता चलता है कि हम 11-12 कॉम्पिटिशंस, जीन मेंस और नेट हम 15 ईयर से पढ़ा रहे हैं लगातार। पिछले 15 ईयर से हम कंटिन्यूअसली पढ़ा रहे हैं, जिससे कि अच्छा रिजल्ट भी चले, क्योंकि हम PhD परसुइंग है, मतलब PhD कर रहे हैं। तो वैसे यहां भी केमिकल कंपोजिशन भी कैसे पता चलना है, तो जब हम उसके केमिकल चेंज या दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट ऑब्जर्व विद सम चेंज, इट इज कॉल्ड द केमिकल प्रॉपर्टी। और दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट ऑब्जर्व विदाउट एनी चेंज, इट इज कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का दो होता है, किसी भी चीज का दो प्रॉपर्टी, फिजिकल, एक जो हम लोग देख करके ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल, यानी विदाउट एनी केमिकल चेंज या विदाउट एनी चेंज, और एक जो होता है जो विद चेंज, यानी जब हम ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन करेंगे, हीटिंग करेंगे, तब क्या होगा, ये सब हमको किसमें पढ़ना होता है, केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए ये दोनों जो प्रॉपर्टीज होता है ना, उसमें से कुछ टर्म्स को रखा गया है फिजिकल क्वांटिटी। यही मेन होता है फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, बोला दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द साइंटिफिक स्टडी। जब हम लोग साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो मैटर का वो सब प्रॉपर्टी जिसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ, जैसे मास, जैसे वॉल्यूम, जैसे डेंसिटी, जैसे अगर फिजिक्स का बात करें तो जैसे प्रेशर, करंट इंटेंसिटी, कितना करंट है, कितना फ्लो कर रहा है, वो सब हमको करना है क्या, फिजिकल, क्योंकि वो एक क्वांटिटी है जिसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब जिसका मात्रा को हम पता कर सकते हैं, वो सब हमको ऑब्जर्वेशन करना होता है साइंटिफिक स्टडी। तो पूरे साइंस में ना हम लोग को यही ऑब्जर्वेशन करने के लिए पढ़ना है। अगर हम प्रेशर देख रहे हैं तो कितना प्रेशर लगा, अगर हम फोर्स देख रहे हैं तो कितना फोर्स लगा, कितना फोर्स लगेगा कि दरवाजा खुल जाए, कितना फोर्स लगेगा दरवाजा बंद हो जाए, ये सारा क्वांटिटी का ऑब्जर्वेशन। इसलिए हम लोग जो भी पढ़ते हैं साइंटिफिक वे में उसको ऑब्जर्वेशन करना करते हैं, उस किसका ऑब्जर्वेशन करना है, तो फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द साइंटिफिक स्टडी। मतलब ये मैटर का वो प्रॉपर्टीज है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट ऑब्जर्व, जिसका हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं ड्यूरिंग साइंटिफिक स्टडी। जब हम लोग साइंटिफिक स्टडी करेंगे तब उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल। चाहे तुम फिजिक्स में करो चाहे केमिस्ट्री में करो, इट इज ऑल आर क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसका ऑब्जर्वेशन करते हैं कब, जब हम लोग साइंटिफिक स्टडी, जैसे मास, वॉल्यूम, करंट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एवरीथिंग, फोर्स, प्रेशर, एरिया, दैट इज ऑल आर रिटन एज फिजिकल क्वांटिटी।
अब जब हम लोग को क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, मतलब उसकी मात्रा निकालना है, वैल्यू, तब इसके लिए हम लोग को मेजरमेंट करना पड़ेगा। वी मस्ट अंडरगो द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? टू नो अबाउट द अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द मेजरमेंट। मतलब हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापना, मापक दंड जिसे हम लोग निकालना चाहते हैं, कितना उसका वैल्यू है, वो जो कितना हम निकालते हैं ना, उसी को बोलते हैं मेजरमेंट। क्या? यानी किसी भी चीज का जब मेजरमेंट करना है तो किसको करना है? फिजिकल क्वांटिटी। It is the process to represent the amount of physical quantity। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कितना मात्रा में, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल। देखिए ये सब छोटा छोटा चीज है जिसका हम लोग हर चीज का डेफिनेशन लेंगे, वो जो पीडीएफ फॉर्म में देंगे उसमें सब ऑलरेडी लिखा है, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। साइंस इज द लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। साइंस एक ऐसा लैंग्वेज होता है जहां समझना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लिखा हुआ तो सब चीज बुक में। और किसी चीज को ना मेजर करने के लिए हमको दो क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है, या दो सिस्टम का। जो सबको पता होता है कि पहला सिस्टम है नंबर सिस्टम, और ये दूसरा जो सिस्टम हम लोग देखते हैं वो है यूनिट सिस्टम। मतलब टू रिप्रेजेंट द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी मस्ट रिक्वायर द टू डिफरेंट सिस्टम। हम लोग को दो सिस्टम चाहिए ही चाहिए, एक नंबर सिस्टम और एक यूनिट सिस्टम। जैसे सपोज करिए अगर हमसे कोई पूछे कि मेरा वेट कितना है, अगर मान लीजिए वेट बोला और हम बोल दिए 70 इयर्स, तो समझ जाएगा, या तो हम हैंग करेंगे या आप लोग को हैंग करा। क्यों? क्योंकि अगर ये 70 तो क्वांटिटी चलिए ठीक है, लेकिन ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ मास। मास का कभी यूनिट ईयर्स नहीं हो सकता। इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। कैसे पता चला कि भाई ये कभी मास नहीं हो सकता है? तो यूनिट्स, किससे? यूनिट्स। अगर हम यूनिट यहां देते केजी तो हम लोग कंफर्म कर जाते हैं कि वो मास को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर कोई पूछे कि आज का टेम्परेचर कितना है, तो अगर हम बोल दिए 8 डिग्री सेल्सियस, तो समझ जाएगा कि सर मजाक कर रहे हैं, ये सर हैंग कर रहे हैं, सर को रांची भेजना जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये तो बता रहा है कि टेम्परेचर, लेकिन ये क्या बता रहा है? ये तो क्वेश्चन मार्क्स ही रह गया, कितना, या कहां पता चल रहा है कितना। इसके लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा? तो मैथमेटिकल वैल्यू, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ये 40 30 क्या है? मैथमेटिकल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर से। कि अगर हमको किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो देयर इज ए टू डिफरेंट सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड। एक सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम, अनदर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या बताता है? द अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब नंबर हम लोग को क्या एक्सप्लेन करता है? तो अमाउंट, कितना। जैसे कोई भी पूछे आपका एज कितना, तो आप उसको नंबर से ही बता सकते हैं कि 14 ईयर, 15 ईयर, 16 ईयर, 17 ईयर, 20 ईयर, 50 ईयर, जो भी बताना है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर सिस्टम। अगर पूछे आपका मार्क्स कितना आ गया, तो आपको नंबर सिस्टम से बताना। क्या? मान लीजिए 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 72, 75, जो भी रिप्रेजेंट करेंगे वो नंबर सिस्टम से। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अब आता है कि व्हाट इज यूनिट सिस्टम। ये तो सिंपल है कि इसमें दो ही नंबर हो सकता है, मैथमेटिकल या कभी कभी रोमन नंबर से भी दिखा देते हैं। मैथमेटिकल में 0 से लेकर 9 तक के सब नंबर बनाते हैं, और रोमन नंबर में सबको पता है फर्स्ट है, सेकंड है, इट इज आल्सो ए नंबर सिस्टम। वैसे यहां समझते हैं कि यूनिट सिस्टम क्या होता है। बोला दोज सिस्टम दैट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलेंगे हम लोग यूनिट सिस्टम। जैसे अगर हम यहां पे लिखे केजी, तो सबको पता चल गया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास। कैसे पता चलेगा? हम लोग सब आइडेंटिफाइड है कि मास का यूनिट क्या बनाया गया?
जैसे हम लिखे मीटर, कोई नहीं बोलेगा मास नाप रहे। जैसे पूछे कि लेंथ कितना है सर, हम बोल दिए 70 kg, सबसे बच जाएगा सर। लेंथ मतलब 70 is the number system, but kg is not correct unit system of the length। तो लेंथ के लिए क्या होता है मीटर, जो हमको क्या बताता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जिसको डिस्टेंस बोलते हैं। यदि लेंथ नापना है तो मीटर। जैसे अगर हम सेकेंड दिए तो सबको पता चल गया कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, यानी ये जो यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किस चीज को नाप रहे हैं वो हमको बताता है कौन, यूनिट सिस्टम। क्या, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग बाय द यूनिट सिस्टम। और यही यूनिट सिस्टम को दो पार्ट में बांट दिया, एक को बोलते हैं फंडामेंटल या बेसिक यूनिट और एक को बोलते हैं सब्सिडियरी यूनिट या डिराइव्ड यूनिट। क्या, डिराइव्ड तो बोलते हैं। देखिए तब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। तो यूनिट सिस्टम ना जनरली टू टाइप की होती है। जैसे फर्स्ट जो होता है वो सिंपल यूनिट बोलते हैं या फंडामेंटल यूनिट्स, या इसी का दूसरा नाम रखा गया बेसिक यूनिट्स। व्हाट इज बेसिक या फंडामेंटल। जैसे हम लोग को जीने के लिए तीन चीज एकदम फंडामेंटल चाहिए, क्या होना चाहिए, तो मॉडर्न लाइफ में आज के डेट में क्या होना चाहिए, अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए जो 5G हो तो और अच्छा चलेगा, और डाटा कनेक्शन उसका मस्त एकदम सॉलिड होना चाहिए। उसके बाद क्या, बाइक होना चाहिए एकदम मस्त जिसमें पेट्रोल फुल, और ATM कार्ड होना चाहिए जिसमें पूरा पैसा हो। उसके बाद तो दुनिया में सब कुछ नहीं चाहिए, हवा रहे नहीं रहे सब जिंदा रह लेंगे, लेकिन ये तीन चीज चाहिए। वैसे ही समझना पड़ेगा कि बेसिक क्या है, तो बेसिक है लाइफ को सस्टेन करने के लिए देयर इज ए थ्री फंडामेंटल बेसिक्स। क्या होना चाहिए, तो एयर होना चाहिए, फूड होना चाहिए, वाटर। वैसे बेसिक यूनिट क्या होता है, बोला दोज यूनिट दैट डिराइव इटसेल्फ, जो अपने बारे में खुद बताता है उसको बोलते हैं हम लोग बेसिक यूनिट। जैसे सचिन तेंदुलकर को बताना नहीं पड़ता है हम सचिन तेंदुलकर, उसको लोग ऐसे ही जानते हैं। जैसे सलमान खान, उसको बताना नहीं पड़ता है क्या सलमान। यहां समझना है कि व्हाट इज द फंडामेंटल या बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट क्या होता है, दोज यूनिट दैट कैन बी डिस्क्राइब इटसेल्फ, जो अपने बारे में खुद अपना पहचान बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेसिक यूनिट। और हम लोग के पास ना 7 बेसिक यूनिट है। यदि दोज यूनिट that describe itself or without help of any other quantity, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फंडामेंटल या बेसिक। और देयर आर द 7 बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट ना साथ ही रखा गया जो सबको पता ही होगा, कौन माप, जैसे सबको पता है लेंथ, जिसका यूनिट क्या होता है, तो मीटर। ये फिजिकल क्वांटिटी और ये उसका यूनिट का सिंबल है, क्या, तो मीटर। सेकेंड क्या है, टाइम, जिसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड। थर्ड क्या है, मास, जिसका क्या होता है, केजी। फोर्थ क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका होता है मोल। फिफ्थ क्या है, करंट इंटेंसिटी, जिसका यूनिट हम लोग क्या लेते हैं करंट इंटेंसिटी का, तो एम्पियर, इसको ए से रिप्रेजेंट। सिक्स क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी। देखिए करंट इंटेंसिटी का मतलब होता है कि करंट का कितना पावर, वैसे लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है प्रकाश, लाइट का कितना पावर, जिसको ना रिप्रेजेंट करते हैं कैंडेला से। और 7 जो हम लोग जानते हैं वो है क्या, टेम्परेचर, जिसका होता है केल्विन। और यही 7 ना फंडामेंटल बेसिक यूनिट, यानी लेंथ, टाइम, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी और टेम्परेचर।
और अभी एक पे बात हो रहा है जैसे साउंड को मेजरमेंट करते हैं, ऐसे तो जनरली फ्रीक्वेंसी से मेजरमेंट करते हैं जिसको हर्ट्ज बोलते हैं, ऐसे एक और नया है जिसका नाम डेसिबल। लेकिन अभी हम लोग को फिलहाल यही पढ़ना है कि देयर आर द 7 बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स, और वो 7 ही। देखिए सेकेंड जो है वो डिराइव्ड यूनिट, और डिराइव्ड वर्ड का ही मतलब होता है जिसका ना एक्सप्लेनेशन कोई दूसरा कोई करेगा, जिसको इंग्लिश में व्युत्पन्न बोलते हैं, जो दूसरे से जनरेट होता है, यानी those units that describe with the help of basic unit, मतलब जिसका डिस्क्रिप्शन ना हमेशा बेसिक यूनिट के हेल्प से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिराइव्ड यूनिट। यानी those unit that can be described with the help of basic unit, वैसे यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। जैसे मोहल्ले में आपको कैसे पहचानता है, तो आप उसके बेटे जैसे पापा के नाम से यदि उनका लड़का जाता है, तो दैट इज द डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो बेसिक यूनिट के से डिराइव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। जैसे देखिए इसका एग्जांपल्स क्या है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल, वो 7 छोड़ करके सब, जैसे एरिया हम लोग सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ का क्या यूनिट होता है, तो मीटर, लेंथ क्या है, डिस्टेंस, वैसे ब्रेथ क्या है, डिस्टेंस, तो मीटर इनटू मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, इट इज कॉल्ड। सेकंड हम लोग क्या जानते हैं, जैसे वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, जो क्या आएगा, यानी मीटर क्यूब इज नॉट द बेसिक यूनिट, इट इज द डिराइव्ड यूनिट। जैसे हम लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है, तो न्यूटन, यह फोर्स इज इक्वल टू m इनटू a, m का मास यानी kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड। वैसे ये ध्यान रखना, इसी को न्यूटन बोला गया, जो फंडामेंटल यूनिट से डिफरेंट नाम रखा गया, इसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट, या इसको बोलते हैं क्या, जो फोर्स ना बहुत ज्यादा जनरेट हुआ था, तो न्यूटन उसके रेस्पेक्टिव यूनिट का नाम दे दिया गया, तो न्यूटन। जैसे हम लोग सब जानते हैं स्पीड, वेलोसिटी, कुछ भी नाप सकते हैं, जैसे प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल बोलते हैं। तो those unit that can be described with the help of fundamental unit, जो फंडामेंटल के हेल्प से डिस्क्रिप्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। यानी फंडामेंटल या बेसिक यूनिट क्या होता है, जो अपना पहचान खुद बताता है, और डिराइव्ड यूनिट क्या है, जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो बेसिक यूनिट। यानी those unit that depend upon the basic unit or it explained with the help of basic unit, ऐसे यूनिट को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। जिसका ये एग्जांपल्स है। बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूनिट सिस्टम के बारे में, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजरमेंट करते हैं, जिसके लिए 2 सिस्टम, नंबर और यूनिट सिस्टम। तो आप लोग घर पे जो भी आज पढ़ा है उसको रिवीजन करिए, और सबको ना हम ग्रैंड ट्यूटोरियल ऐप है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उसमें जितना भी स्टडी मटेरियल, जितना भी हम आज पढ़ा है उसका जो डेफिनेशंस होगा, वो सब स्टडी मटेरियल के सेक्शन में पीडीएफ फॉर्म में दिया, उसको ना वहां से डाउनलोड करिए और उसको घर में अच्छे से एकदम नोट्स बनाइए। इतने अच्छे से नोट्स बनाइए कि आपको 11, 12 के साथ कॉम्पिटिशन्स में भी जरूरत पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट के साथ। इसलिए उसको बढ़िया से फ्रेश से बिना टाइम गवाए, कहीं कोई टाइम नहीं गवाना है, और अपना बढ़िया से क्लासरूम के जैसा आपको अपना पढ़ाई करते रहना। और आप ना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए कि जो आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी 10th का एग्जाम दिए आपके साथ, उसको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें, ताकि घर बैठ करके वो भी अपना पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर सके, ताकि हम लोग को भी उससे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले, ताकि लोगों को लगना चाहिए हम लोग भी सेवा भाव से काम कर रहे हैं और हम लोग भी उसको हेल्प कर रहे हैं स्टडी करने। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम